आज हम शुरू करेंगे 12वीं कक्षा का प्रथम अध्याय, जो कि पहली बुक में से है। इसके अंदर हम अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। और सबसे पहली बात आती है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा। ये परिभाषाएं हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आइए एक बार फिर थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो जो सामाजिक विज्ञान आप पढ़ते आए हैं 6th में, 7th में, 8th में, आपको याद होगा उसके अंदर एक बुक आपकी होती थी अर्थशास्त्र की। तो यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंदर और शब्द आए हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि उत्पादन है, वितरण, विनिमय और उपभोग। तो इनका मैं थोड़ा सा अर्थ आपको बता देता हूँ। उत्पादन मतलब जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, चाहे हम फैक्ट्री में करें, चाहे हम घर में करें, चाहे हम खेतों में करें, तो वो उत्पादन कहलाता है। वितरण का हम जो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ है कि जो वस्तुएं हमने उत्पादित की, उनसे जो लाभ हमने कमाया, उस लाभ का हम क्या करें, उस लाभ को कैसे बांटें। क्या हम, मान लीजिए हम किसान ही हैं, तो हम क्या उससे नए खेत खरीदें, नए औजार खरीदें या नए लोग काम करने के लिए रखें, क्या करें? तो वो वितरण कहलाता है। विनिमय का अर्थ है एक्सचेंज, वस्तुओं की आपस में अदला बदली। आप कोई वस्तु देकर कोई और वस्तु लेना चाहते हैं, उसके जगह पैसे चाहते हैं, तो वो विनिमय के अंदर आता है। उपभोग का अर्थ है किसी वस्तु का प्रयोग करना। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग करता है, जैसे गेहूं है तो अगर गेहूं को वो रोटी बनाकर खा लेते हैं तो उसका उपभोग हो गया। साबुन है तो साबुन का जब हमने प्रयोग कर लिया तो वो उसका उपभोग है। तो ये है अर्थशास्त्र की एक परिभाषा। आगे हम और परिभाषाएं पढ़ेंगे अलग अलग संदर्भ में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आती है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा, यानी कि वेल्थ डेफिनेशन। तो सबसे पहले ये परिभाषा दी थी एडम स्मिथ ने। उनकी बुक, उनकी एक किताब थी जो प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक पब्लिश हुई थी 1776 के अंदर। इस किताब में उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति की खोज है, ये उनकी परिभाषा है। और यहाँ पर जो धन है उसका अर्थ है जितनी भी भौतिक वस्तुएं उस राष्ट्र के अंदर हैं, चाहे वो वहाँ से उगने वाली गेहूं है, कपास है, या पैसा या रुपया पैसा वो खुद है, जैसे भी वो कमाते हैं, या फिर लोहा, पेड़, जो भी है उसकी प्रकृति कैसी है। उनकी परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन, मतलब अर्थशास्त्र को पढ़ने से हमें पता चलता है कि धन क्या है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक विकास के लिए धन की बचत और निवेश कौन कौन से तत्वों पर निर्भर है। और इस परिभाषा की बहुत आलोचना हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसके अंदर कहीं भी मनुष्य के कल्याण को स्थान नहीं दिया गया है, बस धन की बात की गई है। तो कार्लाइल, रस्किन, मोरिस आदि जो लेखक थे, जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस परिभाषा को नकार दिया और काफी आलोचना हुई। लेकिन फिर भी यहाँ से एक शुरुआत हुई थी अर्थशास्त्र की। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र की। अब हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र की जो दूसरी परिभाषा है, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। ये परिभाषा दी गई थी डॉक्टर मार्शल द्वारा। उनकी किताब जो 1890 के अंदर पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस परिभाषा को मैं रीड कर देता हूँ। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है
जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। तो जैसे हम जानते हैं, मानव है, जो मनुष्य है, वो बहुत तरह के काम करता है। आर्थिक काम भी करता है, व्यक्तिगत काम भी करता है। व्यक्तिगत जैसे कि खाना खाना, ब्रश करना, नहाना धोना, ये सब उसके व्यक्तिगत काम है। सामाजिक काम, जिसके अंदर समाज का योगदान हो या समाज के लिए जो योगदान देता है या समाज के अंदर रहकर जो काम करता है, वो सामाजिक धार्मिक कार्य करता है। तो इसमें से जो व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य है, उन कार्यों के उस हिस्से का अध्ययन है, उस हिस्से की स्टडी है जिनका संबंध होता है कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थ। जो भी ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो, और ऐसे ही पदार्थों की प्राप्ति और उनके उपयोग करने से है। बाकी चीज़ों के उपयोग और बाकी चीज़ों के जो प्राप्ति है या उत्पादन है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए अगर हम कोई शराब बनाता है और शराब को बेचता है, तो ये परिभाषा उसको अर्थशास्त्र के अंदर नहीं गिनती। इसी कारण जो इस परिभाषा की है वो आलोचना हुई थी। अर्थशास्त्र के अंदर वो काम भी आएंगे जिनसे मनुष्य का कल्याण हो या ना हो, बिना कल्याण वाले काम भी इसके अंदर आने चाहिए। तो रॉबिन्स थे एक अर्थशास्त्री, उन्होंने इस परिभाषा को नकार दिया था कि केवल हम ऐसे कार्यों का अध्ययन करके जिनसे कल्याण होता हो, हम अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ सकते। तो जो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा थी, उसको नकारने के बाद रॉबिन्स ने 1932 के अंदर अपनी परिभाषा दी, जिसे हम कहते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कैरसिटी डेफिनेशन इसे हम बोलते हैं। जो उनकी बुक थी, उस बुक का नाम था एन एसे ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये जो बुक्स हैं, इनके राइटर्स हैं और ये कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई थी, ये आपको याद करने हैं और नोट भी करने हैं, क्योंकि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं इनके अंदर से। तो उन्होंने कहा कि जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधन और अन्य उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। उनके अनुसार जो मनुष्य है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास साधन है वो सीमित हैं। साधन सीमित भी हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग भी है, अल्टरनेटिव यूज है। मतलब जो एक वस्तु अपने पास है, उससे हम कई तरह के काम ले सकते हैं। जैसे अपने पास जमीन है 1 एकड़, तो उसके अंदर हम खेती भी कर सकते हैं, उसके ऊपर हम फैक्ट्री भी बना सकते हैं, हम उसे लीज पर भी दे सकते हैं। तो उसके वैकल्पिक उपयोग है। तो कौन सा उपयोग हमारे लिए सही रहेगा? तो इस परिभाषा को दिया था रॉबिन्स ने कि जो अर्थशास्त्र है वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। अब जो परिभाषा दी थी रॉबिन्स ने, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, उसके भी बहुत आलोचक हुए, क्रिटिसाइज किया। जैसे डर्बिन, फ्रेजर, एली आदि अर्थशास्त्री ने कहा कि ये परिभाषा केवल चुनाव करने में ही या मूल्य निर्धारण का शास्त्र है और इसका मनुष्य के कल्याण या उसकी आर्थिक समस्याओं से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ये केवल आपको इतना ही बताती है कि आपको चुनाव करना है, चुनना है किसी 2 वस्तुओं में से, विकल्पों में से। तो इसके बाद एक परिभाषा आई, विकास केंद्रित परिभाषा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जिसे हम बोलते हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर सैमुअलसन, पीटरसन, फर्गुसन आदि। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। इसका अर्थात ये है कि व्यक्ति के पास जितने साधन हैं उनका इस्तेमाल करना है और इस तरह से इस्तेमाल करना है कि उसको संतुष्टि हो। जैसे आप किसी मेले में गए हो, आपके पास 20 रुपए हैं, आप 20 रुपए बहुत जगह खर्च कर सकते हो। आप उनसे जलेबी खा सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, झूले पे बैठ सकते हो, कुछ सामान खरीद सकते हो, लेकिन आप किस तरह से उनको खर्च करो कि आप कहो हाँ मजा आ गया, आप संतुष्ट हो जाओ। तो यह वह शास्त्र है
ऐसे आपके कार्यों का अध्ययन किया जाएगा जो आपको अधिकतम संतुष्टि देते हैं और साधनों का उचित प्रयोग करते हैं। जितनी भी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशंस हमने पढ़ी, उनमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो बस अपने तरीके से अर्थशास्त्र का अर्थ बताते हैं। और इन्हीं सबको मिलाकर अर्थशास्त्र की एक मुख्य परिभाषा बनती है, जिसे हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान है, ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है अर्थशास्त्र। तो जो आपके सामने एक चार्ट है, अब देखिए, आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं वो असीमित है, बहुत ज्यादा है, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, अपनी इतनी जरूरत है। आप गिनाने लगो कि आपको क्या चीजें चाहिए, चाहत, जरूरत, बहुत सारी आ जाएंगी। लेकिन जब बात आती है साधन की, तो सीमित है, साधन थोड़े हैं और उनके उपयोग भी अलग अलग हैं। बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, जैसे हमने उदाहरण लिया था पहले भी। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है? चयन करना है। और चयन कैसे हो? चयन ऐसा हो हमें अधिकतम संतुष्टि मिले, हमारा विकास हो, हमारा कल्याण भी हो। तो सारी चीजें देखनी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, उसको शराब पीने में बहुत संतुष्टि मिलती है, वो कहता है कि मैं सारा दिन पीता ही रहूं चाहे, लेकिन इसके कारण उसका विकास नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। तो हमें संतुष्टि भी चाहिए, विकास भी चाहिए और कल्याण भी चाहिए। और इन्हीं सबको प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र हमारी सहायता करता है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के दो मूल अंश हैं, दो मेन कंपोनेंट्स हैं। वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और ये जो वर्गीकरण है, ये जो कंपोनेंट्स है, ये बताए गए हैं नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश। तो इनके बारे में एक और बात है कि जो अर्थशास्त्र का पहला नोबेल प्राइज मिला था, वो इन्हीं को मिला था। रैगनर फ्रिश वो व्यक्ति है, वो अर्थशास्त्री है जिन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो होता है बड़ा। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। जब व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। और इसकी परिभाषा जब हम देते हैं तो हम बोलते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जैसे कि अब एक आर्थिक इकाई क्या होती है? आपका घर हो गया, वो एक आर्थिक इकाई है। आपके घर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, आपके पापा काम पर जाते हैं, कुछ खरीद कर लाते हैं, आपकी फीस देनी पड़ती है, आपकी बुक्स खरीदनी पड़ती है, आपके घर में बिजली का बिल देना पड़ता है, ये सब आर्थिक क्रियाओं के अंदर आते हैं। कमाना, खर्चना, उपभोग करना, ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। और जब हम एक इकाई का करते हैं तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। एक इकाई हो सकता है, हम एक फैक्ट्री के बारे में बात करें, एक उद्योग के बारे में बात करें। फैक्ट्री और उद्योग में क्या फर्क है? फैक्ट्रियां होती हैं, मान लीजिए फैक्ट्री है आपकी प्लाई बनाने की, तो प्लाई बनाने की सारी फैक्ट्रियां, प्लाई बनाने की सारी दुकानें, सारे वेयर हाउस, कच्चा माल प्रदान करने वाले, इन सबको हम एक उद्योग बोलेंगे। एक उद्योग किस चीज का? प्लाई उद्योग, जो कि आपके प्लाई बोर्ड बनाता है। तो जब हम, वो भी एक इकाई गिना जाएगा। तो जब हम ऐसी इकाइयों का, एक इकाई का अध्ययन करते हैं तो वो आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तो प्रोफेसर बोल्डिंग है, उनके अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग या वस्तु का अध्ययन किया जाता है। किसी एक घर का, किसी एक फर्म का, किसी एक इंडिविजुअल प्राइस का, मतलब किसी वस्तु की कीमत का। तो जब एक का ही हम, एक या दो भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा जब हम थोड़ी वस्तुओं का या थोड़े से उद्योगों का जब हम आर्थिक अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है। अब बात आती है समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। सारे देश के अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है, जितने
भी आर्थिक समस्याएं आती हैं और उनका जो हल लिया जाता है, जो भी क्रियाएं हैं, उन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। किन किन जगह पर, किस किस जगह पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग कर सकते हैं? तो मुख्यतः 4 हैं। मांग का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड, उत्पादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, और साधन कीमत का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी जो मांग का सिद्धांत है। मांग के सिद्धांत के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि कोई वस्तु है, उसकी जो मांग है वो किन बातों पर निर्भर करती है, और जो उपभोक्ता है यानी कि जो कंज्यूमर है, जो वस्तु का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, वो जब अपनी आय, जब अपनी आमदनी, इनकम को बाजार में खर्च करता है तो किन वस्तुओं के ऊपर करता है। तो इन सब की जब हम स्टडी करते हैं, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसे मांग का सिद्धांत कहते हैं, या इसके अंदर, इस हेडिंग के अंदर हम उन सारी चीजों को पढ़ते हैं। दूसरा है उत्पादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन कौन करते हैं? उत्पादन एक व्यक्ति भी कर सकता है, एक कंपनी भी कर सकती है, फर्म भी कर सकती है, उद्योगों का भी होता है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो भी फर्म उत्पादन करती है तो वो उत्पादन करने के लिए कुछ साधन चाहिए होते हैं, उनको कैसे इकट्ठा करती है, कहाँ अपना जो पैसा है वो लगाती है। तो इसके अंदर जो भी नियम आते हैं वो उत्पादन के सिद्धांत के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन की, कीमत निर्धारण का सिद्धांत। कोई वस्तु जब बाजार में आती है तो उसकी कीमत का निर्धारण कौन करता है, कैसे होता है, क्या परिस्थितियां होती है। जैसे आप मार्केट में गए, आपने एक पेंसिल खरीदी, तो पेंसिल की कीमत 2 रुपए है, 3 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए। उसका निर्धारण किसने किया? क्या दुकानदार करता है, या खरीदने वाले आप करते हो, भाई मैं तो 2 रुपए में पेंसिल लूंगा, या कोई और परिस्थितियां होती है। तो ये सब बातें हम पढ़ते हैं कीमत निर्धारण का सिद्धांत इसके अंतर्गत। उसके बाद आती है साधन कीमत का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो जब भी कोई फर्म कोई वस्तु बनाती है तो उसको बेचने से लाभ मिलता है, आमदनी होती है। उस आमदनी को हम मजदूरी में बांट दें, ब्याज में दें, लगान में दें, या लाभ रख लें अपने पास, किस तरह बंटवारा करें, इसका हम पढ़ेंगे साधन कीमत सिद्धांत के अंदर। अब बात आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? तो सबसे पहला है अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली, ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसके जो अलग अलग भाग हैं, अंग हैं, जैसे कि उपभोक्ता, फर्म, उत्पादक, ये सभी अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद है भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन अर्थात हम कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी काम के बारे में, या अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, कीमत के बारे में, कोई भी है, वो जब हम पढ़ेंगे तब हम ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे कि अगर कुछ परिस्थितियां सामान्य रहें तो अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने से लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं, तो उस वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। तो ऐसे कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर हम भविष्य की बातें बता सकते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। इसे ज्योतिष से मत जोड़ना, हम केवल ऐसी भविष्यवाणी करें जो किसी सिद्धांत के ऊपर होगी, जिसका कुछ लॉजिक होगा और जो लगभग ठीक होती है। उसके बाद है आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज। सरकार कुछ नीतियाँ बनाती है, आप घर में कुछ नीतियाँ बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने सोचा है कि अब की बार गर्मी आएगी तो हम कूलर लेंगे, या एक पंखा नया लेंगे, या एक साइकिल लेंगे, या कहीं घूमने चलेंगे, कुछ भी। आप ये भविष्यवाणी करते, ये जो नीतियाँ बनाते हैं, ये सही बनी है, ये किसके अनुसार बनती है? आपकी आमदनी के अनुसार, आपके खर्चे के अनुसार। आप उस हिसाब से देखते हैं क्या हम अगले साल तक, क्या गर्मियों तक इतने रुपए बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे।
इसी प्रकार जब सरकार नीतियां बनाती है तो उसको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और उनके अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सहायता करता है। अब हम आगे कुछ पॉइंट देख रहे हैं जो हमें बताते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम आगे डिटेल में करेंगे। आपको शायद अभी थोड़ी समझ ना आए, अटपटा लगे, लेकिन हम इनको जब आगे नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है प्रबंध संबंधी निर्णय, मैनेजरियल डिसीजंस। आपकी जो कंपनी है, जो फर्म है, उसके मैनेजर देखते हैं कि हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रयोग से लागत है, लाभ है, उत्पादन बढ़ाना है, कम करना है, मजदूरी बढ़ानी है, क्या करना है। तो ये सब जो निर्णय हैं ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर ही लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सहयोग करता है। जैसे कि देश का व्यापार शेष असंतुलन कितना है, विदेशी विनिमय दर कितनी है, इन आदि को समझकर ही हम निर्णय ले पाते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचें या ना बेचें, खरीदे या ना खरीदे, व्यापार करें या नहीं। उसके बाद है आर्थिक कल्याण। इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आर्थिक कल्याण के काम को हम लाभ कमाते हुए भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी फर्म का उद्देश्य केवल ये नहीं हो सकता कि हम लाभ कमाएं, थोड़ा सा सामाजिक और आर्थिक कल्याण भी बाकी लोगों का देखना होता है। तो ये सब वो पॉइंट्स थे जो हमें बताते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। अब थोड़ी सी बात करते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसकी। तो कुछ लोगों के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है, साइंस है, और कुछ जो अर्थशास्त्री है वो उसे कला भी बताते हैं। अगर ये विज्ञान है तो क्या ये वास्तविक पॉजिटिव विज्ञान है जैसे कि हम साइंस पढ़ते हैं वैसा है, या आदर्शात्मक है, केवल हम कुछ सिद्धांतों को लेते हैं और इसे बोल देते हैं कि ये विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र जो है वो वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान भी है, कला भी है। तो ये सब गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सारे गुण क्यों पाए जाते हैं ये हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। तो जब हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान भी है, कला भी है और इन सबका मिश्रण है। अब अर्थशास्त्र विज्ञान कैसे है, इकोनॉमिक्स है वो साइंस कैसे है, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, कुछ हम बातें कर सकते हैं कि हाँ इस कारण ये विज्ञान है। तो सबसे पहले है सिस्टेमेटिक स्टडी, यानी कि क्रमागत अध्ययन। इसके अंदर हम जो मनुष्य के व्यवहार का क्रमागत अध्ययन करते हैं, जैसे कि उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि हमें चाहिए, उत्पादकों के अधिकतम लाभ हमें चाहिए, समाज के अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना। ऐसे नहीं है कि बीच में से कोई भी वस्तु या कोई भी नियम उठाया, सब क्रमागत रूप से एक चीज पहले आती है उसके बाद में आती है। जैसे हम गिनती बोलते हैं ना, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इसमें भी ऐसे ही क्रमागत अध्ययन होता है। दूसरा है वैज्ञानिक नियम। इसके अंदर जब हम कुछ नियम बनाते हैं तो वो वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर विज्ञान ही लगती है। वैज्ञानिक का अर्थ ये होता है कि उसके ऊपर हम लॉजिक दे सकते हैं कि उसका कुछ कारण है और हमेशा वो सत्य रहेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। जैसे हमने एक बात बताई थी, बाकी सारी चीजें सेम है, खरीदार भी उतने हैं, बेचने वाले भी उतने हैं, लेकिन वस्तुओं की मांग बढ़ गई है, कोई नया कर नहीं लगा, तो वस्तुओं के मांग बढ़ने से क्या होगा, हमेशा उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये एक नियम है, ये वैज्ञानिक नियम है, क्योंकि हमेशा ऐसा होगा अगर बाकी परिस्थितियां नहीं बदलती है तो इस कारण जो उसके नियम है वो कारण और परिणाम दोनों देते हैं। वैज्ञानिक नियम है इसलिए ये विज्ञान है। तीसरा है नियमों की सत्यता। विज्ञान के अंदर क्या होता है, जो नियम हम बनाते हैं वो देखते हैं कि वो सच है या नहीं, क्या वो हर समय लग सकता है या नहीं लग सकता। तो ऐसे ही हम इसके अंदर जो इसके अंदर जो नियम बनाते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, तो हम उसकी सत्यता यानी कि उसकी वैलिडिटी जान सकते हैं कि वो हमेशा सत्य होगा इन परिस्थितियों में या नहीं होगा। तो इन पॉइंटों को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र एक कला क्यों है। अब कला क्या होती है, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग कला है। इसके अंदर हमेशा नियम काम नहीं करते,
आप कभी मन की संतुष्टि की बात करते हैं, कभी आप इच्छा की बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप घर पे बैठे हैं, आपके दिल में एक इच्छा रही है कि हमारे घर में एक बड़ा सा टीवी होना चाहिए, लेकिन आपके घर में इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं और खर्चों की वजह से। आपके पास आज इतने पैसे हैं, आधे पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास आधे पैसे हैं, तो नियम और अगर विज्ञान क्या कहेगा कि आपके पास अगर पूरे पैसे नहीं है तो आप टीवी नहीं खरीद सकते। लेकिन कला के अंदर आपका मन किया, आपने क्या किया, आप दुकानदार के पास गए, भाई देखो मुझे टीवी दे दो, इतने पैसे ले लो, बाकी मैं किस्तों में दे दूंगा, या आप किसी से उधार ले लेते हैं। नियम आपको इसकी परमिशन ना दे, लेकिन कला आपको दे सकती है, क्योंकि ये मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। इस कारण इसे हम बोल सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो कला भी है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका पहला भाग यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट्स में या फिर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि किस चीज़ में दिक्कत है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।